दोस्तों नमस्कार। जिसका डर था वही बात हो गई। एसआईटी की रिपोर्ट सामने आ गई है, ऐसा कई मीडिया रिपोर्ट्स में आ रहा है और बड़ी बात बल्कि सनसनीखेज बात यह है कि उस एसआईटी रिपोर्ट में किसी को भी दोषी करार नहीं दिया गया है। हम बात कर रहे हैं राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की। जब ये मामला सामने आया तो प्रदेश सरकार ने एक एसआईटी गठित की और कहा कि इस पूरे मामले की जो जांच पड़ताल है वो एसआईटी करेगी, दोषियों को सामने लाएगी और जांच पड़ताल की गई। लेकिन हैरत की बात है, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स बता रही है कि दोषी कोई नहीं है। केवल ये बताया गया है कि कुछ लापरवाहियां सामने आई हैं। जो मतगणना में लोग जुड़े हुए थे, उन्होंने वर्दी नहीं पहनी थी, नोट गिनने का तरीका सही नहीं था, आने जाने की सीसीटीवी फुटेज नहीं थी। यानी कुछ ऐसी बातें सामने आ रही हैं जो इतनी बड़ी चोरी को केवल एक लीपापोती के अंदाज में दिखाता प्रतीत हो रहा है। तो सच्चाई इसकी है क्या? क्या वाकई ये कोई लीपापोती चल रही है? क्या एसआईटी की जो ये रिपोर्ट है जिसकी बात आ रही है वो क्या केवल आंखों में धूल झोंकने के लिए बनाई गई है या फिर समय देने के लिए कि इतने समय में जो तथाकथित आरोपी है वो सारे साक्ष्यों को छुपा ले, जो मन चाहे उनका वो कर ले? क्योंकि ना तो वहां पर प्रांगण को सील किया गया, ना खाते फ्रीज किए गए और ना ही किसी की गिरफ्तारी की गई और ना ही किसी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। यहां तक कि कोई एफआईआर नहीं की गई। जो एक छोटी सी भी चोरी होती है तो पहले एफआईआर की जाती है। तो ये चल क्या रहा है? इसी को हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे। दो वरिष्ठ पत्रकार आज हमारे साथ मौजूद हैं। संतोष जी को तो आप जानते हैं क्योंकि हम संतोष जी के ही चैनल पर हैं, संतोष पाठक ऑफिशियल पर। और हमारे साथ दूसरे वरिष्ठ पत्रकार हैं आवेश तिवारी जी। आवेश तिवारी जो कि द लेंस के नेशनल ब्यूरो हेड हैं और बहुत ही कहा जाए कि एक बेबाक पत्रकार है, निष्पक्ष और पूरी निर्भीकता के साथ ये अपनी पत्रकारिता करते हैं और सच्चाई को सामने लाते हैं। कई बड़ी-बड़ी स्टोरीज इन्होंने ब्रेक की है और सबसे बड़ी बात ये अभी अयोध्या से ही लौटे हैं और अयोध्या से ये बहुत सारे खुलासों को अपने साथ लेकर लौटे हैं। इन्होंने बहुत लोगों के वहां इंटरव्यूज किए हैं जिसमें संतोष दुबे और कई वहां के स्थानीय पत्रकार शामिल हैं जिन्होंने बताया है कि ये कोई छोटी-मोटी चोरी या कोई ऐसा स्कैम नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। यानी ये मामला लाखों करोड़ों का नहीं, शायद अरबों तक जा सकता है। ये मामला बहुत बड़ा है। सबसे पहले आवेश जी आपसे ये सवाल करना चाहूंगी कि एसआईटी की रिपोर्ट तो चाहे जो भी हो, कुछ भी हो, लेकिन ये चोरी का मामला है। मुझे लगता है कि अयोध्या का बच्चा जानता है चोरी हुई है, लेकिन लगता है कि केवल जो बैठे हुए हैं जिनको जानना चाहिए और इस पर कुछ बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए वही अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं। आपने अयोध्या में क्या देखा, क्या जाना, क्या खुलासे आप बताना चाहेंगे? जी जी, पहले तो सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। संतोष जी आपको मेरा नमस्कार। अभी जो मेरे पास अभी तुरंत की जानकारी है वो जानकारी ये है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है कि अभी तक हमें कोई एसआईटी की रिपोर्ट नहीं मिली है। ये बात उत्तर प्रदेश सूचना विभाग ने अभी तुरंत इस बात को कहा है कि मुख्यमंत्री को अभी कोई एसआईटी की रिपोर्ट नहीं सौंपी गई है, लेकिन यह जानकारी बिल्कुल पुख्ता है कि तकरीबन 600 लोगों से पूछताछ की गई है और जो अनुमान लग रहा है कि 25 से 30 लोगों के खिलाफ एसआईटी रिपोर्ट के बाद संभव है कि एफआईआर दर्ज की जाए। जो राम मंदिर के ट्रस्ट में घोटाले का मामला है, ऐसा नहीं है कि कोई ये नया मामला है। दरअसल जब राम शिलाएं आई थी दुनिया के कोने-कोने से, देश के कोने-कोने से, उसके लापता होने की खबर लगभग 1 दशक पहले से थी कि 1250 राम शिलाएं गायब हो गई। मुझे अयोध्या पे मैं गया तो ऐसे लोग मिले, ऐसे लोग विहिप के मिले, कार सेवक मिले, जो बता रहे थे कि हमने अपने हाथ में लेकर के मॉरिशस से आई राम जो गोल्ड की शिलाएं थी, जो रत्न जड़ित शिलाएं थी वो देखी थी, लेकिन उन शिलाओं का पता नहीं था। तो ये अभी की बात नहीं है। ट्रस्ट तो बाद में बना और ट्रस्ट के साथ बनने के साथ ही करप्शन शुरू हो गया। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये घोटाला सामने कैसे आया। इस बात को जानने के पीछे ही सारे चोर कौन कौन है इसका पता साफ लग जाता है। एक बात स्पष्ट है कि जो हिंदूवादी संगठन है या चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, आरएसएस हो, विहिप हो, इन सबके बीच की जो आपसी लड़ाई है
उसी की वजह से यह पूरा का पूरा खुलासा हुआ। अगर ये झगड़ा नहीं हुआ होता, बंदर बाट को लेकर के लड़ाई नहीं हुई होती, तो ये सामने नहीं आता। क्योंकि दर्शक देख रहे हैं और मुझे लगता है कि मुझे बताने में कोई ऐतराज भी नहीं है, क्योंकि मेरे पास इस बात की जानकारी है, तो मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शक देखें। एक सदस्य हैं दिनेंद्र दास निर्मोही अखाड़े के। जब ट्रस्ट बना तो ये तय हुआ कि दिनेंद्र दास को भी ट्रस्ट में, माने निर्मोही अखाड़े से भी कोई ना कोई जरूर होगा, तो दिनेंद्र दास को ट्रस्ट में रखा गया। लेकिन यह भी सच है कि पूरे ट्रस्ट में सबसे अधिक चलती थी केवल 3 लोगों की। एक चंपक दास थे, दूसरे अनिल मिश्रा थे और तीसरे गोपाल राव जो साउथ इंडियन, और उसके अलावा किसी की पूछ नहीं होती थी। तो ये रार हुई। उसके बाद दीपेंद्र दास ने ये खबर लीक कर दी। बड़े सोचने की बात है कि उत्तर प्रदेश का क्या, देश का माना जाना अखबार है दैनिक जागरण, जिसमें शायद ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, विहित के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ एक खबर छपती हो। उस अखबार ने सबसे पहले राम जन्मभूमि ट्रस्ट के घोटाले की खबर छाप दी, खबर छप गई। और आश्चर्य की बात देखिए कि जागरण ने खबर छापी और किसी ने खंडन तक नहीं किया उसका कि ऐसा नहीं हुआ। यह समझा जा सकता है कि दरअसल चोरी भी हुई, डकैती भी पड़ी, ये सब कुछ सच है, लेकिन जानबूझ करके दैनिक जागरण में, माने संघ के अखबार में, ये खबर प्लांट कराई गई। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि आपसी लड़ाई विहित, आरएसएस, बीजेपी और एक पार्टी जिसका नाम लोग अलग से नहीं लेते हैं लेकिन मैं ले रहा हूं, वह है मिस्टर योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। उनको आप बीजेपी के साथ मत देखिए, उनको अलग से देखो, क्योंकि वो ट्रस्ट में शामिल नहीं थे। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के चुनाव होने वाले हैं। यह पूरा देश जानता है कि योगी आदित्यनाथ की केंद्र से बहुत ज्यादा पट नहीं रही। ऊपर बैठे लोग हमेशा कब से लगा कर रखे हैं कि योगी आदित्यनाथ जाएं और उसकी जगह कोई और आए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने नंबर 2 की जगह सुनिश्चित कर रखी है। लोग कहते हैं कि मोदी नहीं तो योगी चाहिए। तो 2 ही उपाय हैं, या तो योगी को हटाया जाए। अगर योगी को हटाया जाए तब पर भी बीजेपी को जिताना जरूरी है विधानसभा चुनाव में, क्योंकि अगर यूपी गया तो 2029 मुश्किल हो जाएगा। यूपी गया बीजेपी के पांव उखड़ जाएंगे। लेकिन यह लोग जो हैं ये योगी आदित्यनाथ को बर्दाश्त नहीं करते। तो कहानी दरअसल ये है, और इस कहानी में अब आगे क्या होगा ये हम नहीं बता सकते। लेकिन एक बात तय है कि ये बहुत सोच समझ करके, एक समय चुन करके निश्चित इसका रहस्योद्घाटन किया गया। और एक बात और भी बताना चाहूंगा जो कि जरूरी है जानना। ऐसा नहीं है कि केवल पैसे का घोटाला हुआ या आभूषणों का घोटाला हुआ। हर जगह, माने अगर सिक्योरिटी एजेंसी लगाई गई उसमें घोटाला हुआ, आपूर्ति में घोटाला हुआ। सबसे बड़ा तो घोटाला जिसकी कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है वो है पास का घोटाला। अयोध्या में मैं पिछली बार 2017 में गया था, जब योगी आदित्यनाथ ने शपथ लेकर दीपोत्सव कराया था कवर करने के लिए। आज करीब 9 साल बीत गए हैं। आलम ये है कि कम से कम कुछ नहीं तो वहां पर 1000 होटल खुल गए हैं। तो होता यह है कि अगर 30 लोगों का जत्था जा रहा है तो 1,000 रुपया लेकर के वीआईपी पास तो दिया ही जा सकता है, भले उसका क्या मतलब हो। और लोगों को होटल अवेलेबल कराते हैं, तो अगर 30,000 रुपया अपने पाएंगे तो 15,000 दे देंगे। आप समझ सकती है किनको दे देंगे, ट्रस्ट के सदस्यों को मिल जाएगा। तो बड़े पैमाने पर यह घोटाला हुआ, चारों तरफ से हुआ। और यह सच है कि अगर सरकार चाहती, केंद्र सरकार चाहती, तो इस घोटाले को रोका जा सकता था। और अयोध्या के लोग तो खैर बहुत मर्माहत हैं, बहुत ज्यादा दुखी, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। ठीक, और भी जानेंगे आपसे। आपने जिन लोगों से भी बात की, आप बड़ी बात कह रहे हैं कि
हर कदम पे घोटाला था। यानी कि ये श्रद्धा का मंदिर नहीं, राम मंदिर नहीं, बल्कि एक जिसे कहा जाए लूट का मंदिर इन लोगों ने बना दिया कि यानी पास को लेकर, आपूर्ति को लेकर, हर चीज को लेकर यहाँ पर केवल घोटाला ही घोटाला किया जा रहा था। चढ़ावा चोरी तो उसमें शामिल ही है और मंदिर निर्माण में भी अब तो खबरें आ रही हैं कि घोटाला है। संतोष जी, जिस तरीके से आवेश जी बता रहे थे कि ये शायद घोटाला सतह पर सामने आता ही नहीं, अगर हस्तिनापुर के अंतःपुर में ये कलह ना होता, जो बात हो रही है राज सिंहासन की लड़ाई, शायद उस वजह से ये चोरी सामने आई। जो तीन उन्होंने मुख्य पात्र बताए कि एक दिल्ली की सियासत, दिल्ली का राज मुकुट, एक नागपुर में बैठा हुआ जो सिंहासन है वो, और एक यहाँ योगी जी की सत्ता। तो आपको क्या लग रहा है कि ये क्या ऐसी खिचड़ी थी, बंदर बांट थी, या सत्ता सिंहासन की लड़ाई थी जिससे ये चोरी सामने आ गई, अन्यथा सामने ही ना आती? देखिए अंशु जी, आवेश जी ने जो कहा बिल्कुल सही कहा। ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है और बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने बहुत गहराई से इसको पकड़ लिया है। देखिए दिक्कत क्या है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एटीएम शब्द से बड़ा प्रेम है। वो आरोप लगाते हैं ना कि छत्तीसगढ़ को कांग्रेस ने एटीएम बना लिया, तेलंगाना को कांग्रेस ने एटीएम बना लिया। हालांकि पिछले कुछ वर्षों से जब से उनकी एक के बाद एक पोल खुल रही है तो शायद वो इसका इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन पिछले चुनाव में उन्होंने किया था कि टेम्पो भर भर के अंबानी और अडानी पैसा दे रहे हैं राहुल गांधी। तो ये एटीएम, ये टेम्पो भर भर के कैश, ये उनकी मानसिकता है। आप इस बात को सबसे पहले जान लीजिए कि कोई भी काम करने से पहले दिमाग में कैश घूमता रहता है, दिमाग में एटीएम घूमता रहता है। हमने बैलेंस ऑफ पावर सुना था, ये बैलेंस ऑफ करप्शन का एक सिस्टम चल रहा था। थोड़ा सा डगमगाया तो सारी चीजें निकलकर सामने आ गई, एक एक करके बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आ गई। और अब सबसे बड़ा सवाल देखिए, हमने लगातार, मैंने भी कहा था कि हम उम्मीद कर रहे थे एक सनातनी और एक हिंदू होने के नाते, देखिए मैं उस लेफ्टिस्ट विचारधारा के अंग का हिस्सा कभी नहीं हूं। मैं उम्मीद कर रहा था कि अयोध्या, आवेश भाई भी कई बार गए, मैं भी गया हूं कई बार, अयोध्या इस देश की एक सांस्कृतिक राजधानी बनी। अफसोस की बात यह है कि अयोध्या को इन लोगों ने भ्रष्टाचार की राजधानी बनाकर रख दिया, जिसको जब जहां जैसे मौका मिला उसने लूटने का काम किया। और सबसे बड़ी बात है कि विश्व हिंदू परिषद हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, भारतीय जनता पार्टी हो, ये सब, कोई ज्यादा कोई कम, लेकिन ये सब बेनकाब हो गए हैं। और इन सब के बेनकाब होने के बाद एक तरह से बौखलाहट मची हुई है। अब इस गंदगी में कौन कौन लपेटा जाता है, योगी दूर से ही कह रहे ना 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 ना, मुझे मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, चंपत राय बाहर रहो बाहर रहो, पास में मत आना, परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए तुम्हारी मेरे ऊपर। और ये जो एसआईटी वाला मामला है, कई तरह की खबरें आ रही है, योगी आदित्यनाथ पे प्रेशर है। एसआईटी की रिपोर्ट मिलने के बाद अगर उन्होंने 48 से 72 घंटे में एफआईआर दर्ज नहीं की अंशु जी, तो जिस तरह से लालकृष्ण आडवाणी हमेशा के लिए पीएम इन वेटिंग रह गए, योगी आदित्यनाथ कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। इसलिए उनके लिए मजबूरी है कि जिस दिन एसआईटी की रिपोर्ट उनके हाथ में आएगी, उससे 48 से 72 घंटे के अंदर उन्हें एफआईआर दर्ज करवानी पड़ेगी। अब एफआईआर में कौन फंसेगा? छोटी मछली आएगी कि बड़ी मछली आएगी कि मगरमच्छ आएगी? क्योंकि 3 कैटेगरी है, छोटी मछली है, बड़ी मछली है और मगरमच्छ है। क्योंकि ये कुछ लाखों का मामला नहीं है, कुछ करोड़ों का मामला भी नहीं है। क्या ये तीनों फंसेंगे या नहीं फंसेंगे? अब योगी आदित्यनाथ कैसे बचने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे आवेश जी भी कह रहे थे कि जब ये खबर आई कि भैया रिपोर्ट मिल गई, तो इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है, सूचना विभाग जो यूपी सरकार का है, पोस्ट करता है और योगी आदित्यनाथ जी को टैग करके पोस्ट करता है, उनके पर्सनल अकाउंट को, उनके ऑफिशियल अकाउंट को नहीं, जो सीएम वाला अकाउंट है। क्या लिखता है इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र से संबंधित प्रकरण में एसआईटी द्वारा अभी तक अपनी जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को प्रस्तुत नहीं की गई है, या माननीय सब गायब है। इसका मतलब सोचिए कि कितनी जल्दबाजी में ये किया गया या करवाया गया। आप समझ लीजिए घबराहट कैसे होता है। उसके बाद इस संबंध में कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरें भ्रामक एवं तथ्यहीन है। कृपया अपुष्ट सूचनाओं पर विश्वास न करें तथा केवल आधिकारिक स्रोत से प्राप्त जानकारी पर ही भरोसा करें। मैं भी उम्मीद करता हूं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार आधिकारिक जानकारी देगी कि कितने लोगों से पूछताछ की गई, कैसे पूछताछ की गई, कितने लोगों को कहा गया कि आप अयोध्या छोड़कर ना जाए, और उसमें से एक व्यक्ति जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नेता है वो कैसे कर्नाटक चला जाता है, और आरएसएस के भावी मुखिया, भविष्य के जो सरसंघ चालक है मोहन भागवत की जगह जो लेंगे, उन दत्तात्रेय होसवाले के कार्यक्रम में नजर आता है।
आज नागपुर तक पहुंच रही है, आग दत्तात्रेय होश बोले और आग मोहन भागवत तक पहुंच रही है। और अब जैसा आवेश जी ने भी कहा, शायद ही कोई विभाग हो जिसमें करप्शन नहीं है। अब तो जी निर्माण वाले मामले में भी कमीशन की बात आ रही है। निर्माण समिति के मुखिया कौन थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह लगे क्या बोलते हैं उसको, करीबी अधिकारी नृपेंद्र मिश्रा। नृपेंद्र मिश्रा को खाली नहीं छोड़ा नरेंद्र मोदी ने। 14 में संविधान संशोधन किया उनको अपना प्रधान सचिव बनाने के लिए। वहां कार्यकाल खत्म हुआ तो नेहरू संग्रहालय में भेज दिया। वहां उनका मन नहीं लगा, वो कहते हैं कि नहीं मुझे दूसरी जिम्मेदारी चाहिए थी, तो राम मंदिर निर्माण समिति का मुखिया बना दिया। और उसके बाद अब इस गंदगी में जब सब लोग लपेटे जा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ समझ गए हैं। क्योंकि अयोध्या क्या था, होता क्या है कि ये समाजवादी पार्टी के टाइम में कहा जाता था ना कि कुछ जिले जो है वो शिवपाल सिंह यादव के हैं, कुछ जिले जो है वो रामगोपाल यादव के हैं, कुछ जिले आजम खां के हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ने उस सिस्टम का इतना गंदा रूप हमारे सामने रख दिया, पूरी की पूरी अयोध्या को सौंप दिया गया विश्व हिंदू परिषद के हवाले, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हवाले। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद उसको चलाता रहा। निर्माण समिति नृपेंद्र मिश्रा तो जाहिर सी बात है कि पीएमओ थे, उससे पहले ज्ञानेश कुमार भी उसमें थे। तो होम मिनिस्टर अमित शाह हो या प्रधानमंत्री, मतलब कोई भी अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकता। अब चूंकि योगी आदित्यनाथ को ये लग रहा है कि ये एक बड़ा मौका है कि गुजराती लॉबी को तहस नहस किया जा सकता है, क्योंकि इस पे माफी नहीं मिलेगी, तो अपने आप को इस गंदगी से वो दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन समझौते की कोशिश से भी शुरू होगी। क्या ये एसआईटी लीपापोती करेगी? क्या ये एसआईटी बड़े लोगों को बचाने का काम करेगी? क्योंकि ये अपने आप में बड़ा दुर्लभ मामला है। बिना एफआईआर के एसआईटी का गठन कर दिया गया। अब जिसने आरोप लगाया या जिसने तथ्यों को रखा, एसआईटी अयोध्या गई, उनसे एसआईटी ने पूछताछ नहीं किया। बल्कि मैं बड़े सुधांशु त्रिवेदी के शब्दों में कहता हूं, उनकी शब्दावली मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि एक व्यक्ति जिस पर चोरी का शक है, उस व्यक्ति को जब लगा कि अरे लोग मुझे घेर घेर के मार देंगे, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं उसको बुला रहा हूँ, पुलिस को बुला रहा हूँ, आने तो दो उसको। तो उसने खुद पुलिस को बुलाया और पुलिस को कहा कि मुझसे पूछताछ करना, और 1 2 3 जिस जिस पर शक है उससे पूछताछ करना। जिसने आरोप लगाया, जो सबूत रख सकता था, जो तथ्य रख सकता था, उससे पूछताछ मत करना। ये एक अजीब तरह की पूछताछ है। और जो बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है जी जी बिल्कुल, यहाँ तो वही वाला हालात हो गए हैं कि कातिल भी मैं, मुंसिफ भी मैं, तो भाई फिर न्याय होगा कैसे? लेकिन यहाँ आवेश जी से कुछ जरूरी सवाल बनते हैं, क्योंकि वो अयोध्या से लौट कर आए हैं और उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण लोगों से बातचीत की है, जिसमें संतोष दुबे भी हैं, जो कि कार सेवक थे और उस समय कार सेवा करते हुए उन्होंने कई गोलियां भी खाई। और जो वो इनके इंटरव्यू में बात कर रहे थे, चाहे मैं दर्शकों को भी बता दूं कि आप ये पूरा इंटरव्यू द लेंस पर देख सकते हैं, जहां आवेश जी ने संतोष दुबे से बात की है और बहुत बहुत से खुलासे किए हैं और अपना दर्द भी बयान किया है। आवेश जी, संतोष दुबे कई ऐसी बातें बता रहे थे कि उन्होंने और कई लोगों ने मंदिर के लिए इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानी दी, और इस वक्त उनको ये जब चोरी की घटना हो रही है और वो भी कई बार रिपोर्ट दर्ज करा चुके, कई तहरीरें शिकायतें दे चुके, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो उन्होंने कहा कि मेरा दर्द कुछ ऐसा है कि किसी पिता के अगर जवान बेटे की मौत हो जाए तो वैसा कुछ है मेरा दर्द। तो आप समझ लिए ये दर्द कितना बड़ा है। और वो काफी भावुक हो गए थे। और क्या बातें उन्होंने बता रही थी, क्या लगता है कि ये संस्थाएं, ये आरएसएस और ये जो बीजेपी है, जो हिंदू वादी होने का दम भरते हैं, हिंदुओं का दिन रात नाम लेते हैं, राम नाम करके इस सत्ता में आए हैं, क्या ये राम के साथ सबसे बड़ी धोखेबाजी करने वाले ये लोग हैं? कार सेवकों को धोखा देने वाले ये लोग हैं? क्या कह रहे थे संतोष दुबे आपसे? ये देखिए, संतोष दुबे तो कई पक्षों पर को लेकर के बात कर रहे थे, तो अलग अलग विषयों पर उन्होंने बात की। पूरे राम मंदिर आंदोलन में उनकी बड़ी भूमिका थी, लेकिन वो इस बात पे आश्चर्य प्रकट कर रहे थे कि जो ट्रस्ट के सदस्य हैं उनमें अयोध्या से कोई नहीं है। बाहर बाहर कहाँ से ला करके उनको सदस्य बना दिया गया। और जो सबसे बड़ी बात थी, वो महंत परमहंस की बात बार बार कह रहे थे कि भैया परमहंस जी ने हमको बुला करके कहा था कि ये चोरी हो रही है, इसको रोको। वो चंपत राय के बारे में बता रहे थे कि एक वक्त था कि जब 7 मुकदमा लड़ने जाते थे वो, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जब वो गड़बड़ करने लगे तो इसका पता परमहंस जी को लग गया था। यह भी उन्होंने कहा कि नृत्य गोपाल दास को अध्यक्ष बनाया गया, जबकि दबाव में बनाया गया।
जबकि स्थिति यह है कि नृत्य गोपाल दास एकदम असशक्त हो चुके हैं और वो कुछ कर नहीं सकते। ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो बार बार मुझसे कह रहे थे कि योगी आदित्यनाथ ही इस पर कोई फैसला कर सकते हैं, इसमें कहीं से न्याय दिला सकते हैं और किसी के बस की बात नहीं है। ये संतोष जी का बार बार मुझसे कहना था। ये बात मुझसे केवल संतोष जी ने नहीं, मैं खुद भी आश्चर्य में था। जितने पत्रकार वहां के मिले, अयोध्या की जनता जो थी, उनसे मैंने बात की है, सैकड़ों लोगों से, वो रिकॉर्डिंग है मेरे पास। चोरी को लेकर के सब मर्माहत से सब कहने लगे कि बताइए हम लोगों के ऊपर चोरी लग गई, अयोध्या वासियों पर चोरी लग गई। और लेकिन ट्रस्ट के बाद ऐसा हो कि कोई योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बोल रहा हो, ऐसे लोग नहीं दिखाई दिए। मोदी और शाह के खिलाफ लोग दिखाई दिए, जो कि बहुत स्पष्ट सूचना दे रहा हूं जी। एक दूसरी बात जो संतोष जी कर रहे थे, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करूंगा। जांच क्यों हुई एसआईटी की, और क्या जांच को लेकर के कोई बहुत बड़ा महान काम किया योगी ने या फिर केंद्र सरकार ने या ट्रस्ट ने, इस गलतफहमी में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। दरअसल ये जांच भी एक किस्म की राजनीति है, इस बात को समझिए। ये बात कोई समझ नहीं रहा है क्या राजनीति है, मैं बता रहा हूं आपको, बड़ी गूढ़ राजनीति है। दरअसल जब चोरी का खुलासा हुआ, जागरण में छपा और शोर मचने लगा, लखनऊ में एक बैठक हुई जिसमें भैया जी जोशी भी थे, आरएसएस वाले, मैं नाम लेकर कह रहा हूं जी। और इन लोगों ने यह तय किया कि इसमें जुडिशरी इंक्वायरी किसी हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से कराई जाए। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से इंक्वायरी का मतलब यह था कि ये लंबा टंग जाता और फिलहाल बला टल जाती। लेकिन ये एक ऐसा मौका था, जिन लोगों ने भी खुलासा किया वो योगी आदित्यनाथ को चाहते थे, वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह में विश्वास नहीं रखते थे। इस बात को स्पष्ट जान लीजिए। जांच क्यों हुई? ट्रस्ट के तो सदस्य भी नहीं है योगी आदित्यनाथ, अधिकार भी नहीं है। जांच इसलिए हुई कि योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के डीएम से, जो कि मानद सदस्य है ट्रस्ट का, उससे रिपोर्ट मंगा करके उससे एसआईटी के लिए कहलवा दिया। और हुआ ये कि आरएसएस की इच्छा के विरुद्ध वहां पर एसआईटी इंक्वायरी शुरू हो गई। अब एसआईटी इंक्वायरी कैसी होगी, अच्छी होगी, खराब होगी, वो भूल जाइए, क्योंकि मुझे कोई भरोसा नहीं है, एकदम विश्वास नहीं है। ये सब अंततः जाकर के मिल जाएंगे आपस में, एकदम स्पष्ट बता रहा हूं। लेकिन एक बात जरूर, एसआईटी रिपोर्ट को तो मैं कह रहा हूं उस पर चर्चा भी नहीं करनी चाहिए। इसलिए नहीं करनी चाहिए, कोई नहीं कह रहा है। नृपेंद्र मिश्र का बयान है, वो आप देख भी लीजिए, आपका वीडियो भी अवेलेबल है, टेक्स्ट में भी वो मिल जाएगा। नृपेंद्र मिश्र ने कहा कि 15 दिन में कौन सी जांच हो जाएगी। योगी आदित्यनाथ ने कहा 15 दिनों में हम दूध का दूध, पानी का पानी कर देंगे। आप समझिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि पीएमओ अलग डायरेक्शन में, योगी आदित्यनाथ अलग डायरेक्शन में। जनता सोच रही है कि एसआईटी हो गया तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। मैं एक एक लोगों के बयान को देख रहा हूं और किस तरह से लोग एक दूसरे पे अटैक। आपको क्या लग रहा है चैन से है लोग? क्या क्या भीतर भीतर हो रहा है, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि अंदरूनी। क्योंकि ये जान लीजिए, अयोध्या की चोरी बहुत निर्णायक होने जा रही है और इलेक्शन पे बहुत असर डालेगी। योगी आदित्यनाथ भले पीएम पद की दौड़ में अमित शाह से आगे चल जाए, लेकिन अयोध्या और उसके आसपास के जिलों में विधानसभा सीट जीतना बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। एकदम लोकसभा वाला हाल अयोध्या का होगा। इसके लिए तैयार रहें लोग, क्योंकि जनता जो है वो योगी में यकीन कर रही है, लेकिन बीजेपी को पानी पी पी करके गाली दे रही है और कह रही है कि उनकी वजह से ही ये हुआ। दरअसल ये होना तय था। जिस तरह से हिंदू महासभा, क्या नाम है उसका, हिंदू जागरण मंच
हिंदू जागरण मंच ही था शायद, नाम भूल रहा हूं क्या मैं, योगी आदित्यनाथ ने जो बनाया था, उसके माध्यम से जिस ढंग से राजनीति हो रही थी 2005 से लेकर के 2017 के बीच में, जो पॉलिटिक्स होती थी कि बीजेपी कैंडिडेट खड़ा करती थी तो योगी आदित्यनाथ अपने कैंडिडेट पैरेलल में खड़ा कर देते थे। तो वो राजनीति का वक्त नहीं भूलना चाहिए। योगी आदित्यनाथ को इस बात का अंदाजा है, और ये आप लोग भी जानते हैं, संतोष जी जरूर जानते होंगे, सियासी हलकों में इस बात को लेकर बहुत चर्चा होती है, और शायद अखिलेश यादव इस भरोसे में भी हैं कि कहा जाता है यूपी में आजकल हर दूसरा आदमी बोलता है कि अखिलेश यादव को कुछ करने की जरूरत नहीं है, अमित शाह उनको जिता देंगे। ये बात बार बार कही जाती है, और आपको लग भी रहा होगा आप लोगों को कि अखिलेश यादव इतने सक्रिय क्यों नहीं है। इस मिथक को तोड़ना बहुत जरूरी था। तो दरअसल यूपी में जो पॉलिटिक्स हो रही है, इसमें हाई लेवल की हो रही है, और एक बात साफ समझ में आई है बहुत स्पष्ट तौर पर कि दरअसल फिलहाल गर्दन किसी की फंसी हुई है तो वो दिल्ली की फंसी हुई है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, उनकी मंडली चूंकि यूपी में मौजूद है, वहां के ब्यूरोक्रेट्स सब मिल करके पूरा का पूरा एकदम इसको जितना मत सकते हैं मत रहे हैं इस घोटाले को, और उसका परिणाम जल्दी सामने आएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शह और मात का खेल चल रहा है, यही अभी नजर आ रहा है। बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। आपने तो आवेश जी कहा कि अयोध्या के आसपास के इलाकों और वहां के विधानसभा क्षेत्रों पे असर पड़ेगा। मुझे तो लग रहा है कि पूरे देश में इसका असर पड़ने जा रहा है, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से धर्म और मंदिर की राजनीति की है और उसको कमर्शियल प्लेस बनाया है और जनता की आस्था से खिलवाड़ किया है। बनारस में क्या है, बाबा विश्वनाथ के मंदिर को भी तो वही कमर्शियलाइजेशन किया गया है। अगर आज उसकी जांच हो जाए, शायद मैं गलत ना कह रही हूँ, बहुत सारी खुलासे वहां से भी हो सकते हैं, आप तो बाबा की नगरी से आते भी हैं, तो ये सारी बातें बाद में हैं। मथुरा में भी ऐसी बातें आ रही हैं। जी बोलिए। अंशु जी, स्थिति ये है, संतोष जी ने भी देखा ही है कि अयोध्या में आप जाएंगे तो अब मैं ये सवाल मैंने लोगों से पूछा, अभी वीडियो मैंने सामने नहीं लाया, आएगा। हमने लोगों से पूछा कि अयोध्या में इतनी शांति मरघट सी क्यों दिख रही है, खामोशी चुप्पी क्यों है। लोगों ने कहा, दुकानदार मिले मुझसे ऐसे, कहे भैया धंधा चौपट हो गया ये घटना सामने आने के बाद, लोग आना बंद कर दिए। माने जहां पर ये सब हो रहा हो वहां पर श्रद्धालु कैसे जाएंगे इसका अंदाजा नहीं है। और दूसरी बात, पूरी अयोध्या को ऐसा बांध दिया है बैरिकेटिंग करके। मैंने तमाम महंतों से पूछा, हम क्या राम मंदिर आप लोगों की इच्छा के अनुरूप बन गया ना? सबने कहा कि नहीं बना। सबने कहा, बड़े बड़े महंत जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के साथ तस्वीरें खिंचाते हैं, उन्होंने कहा हमारी इच्छा के अनुरूप नहीं बना। ये सच्चाई है। और पूरे के पूरे अयोध्या को ऐसा बना दिया कि हर जगह पुलिस की बैरिकेटिंग, आम आदमी जा नहीं सकता है, श्रद्धालु परेशान रहते हैं। और कुल मिलाकर के एक कोशिश इनकी थी कि अयोध्या को हम बनारस और वृंदावन मथुरा के तौर पर विकसित करेंगे। अरे भाई, आप नफरत के दम पर अपनी सरकार बनाने के लिए भगवान राम का नाम का इस्तेमाल करेंगे तो क्या आपको उसका प्रतिदान मिलेगा? वो साफ दिखाई देता है अयोध्या। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बड़ी बात कह दी कि इस समय अयोध्या में मरघट जैसा सन्नाटा छाया है और लोगों को लग रहा है कि भगवान राम के क्या हम दोषी हैं, और जिस बीजेपी और जिस संघ पर उन्होंने विश्वास किया, उन्होंने ही उनके विश्वास को चकनाचूर कर दिया। संतोष जी, यहाँ बड़ा सवाल ये उठता है, जैसे आवेश जी भी कह रहे थे कि यार ये सारी चीजें एक शह और मात का खेल चल रहा है। ये सारी चीजें क्या 27 के यूपी इलेक्शन और 29 के जो है वो राष्ट्रीय चुनाव, उनको मद्देनजर रख के किया जा रहा है? ये इन तीन जो बिंदु बताए हैं, तीन उन केंद्रों की ये राजनीति है। और जैसे ये बता रहे, आवेश जी ने बड़ा पॉइंट किया कि समाजवादी पार्टी का भी, अखिलेश यादव का भी इसमें कुछ उपयोग किया जा रहा है। आपका पत्रकारी अनुभव क्या कहता है, क्या कुछ चल रहा है इसके पीछे? और बीजेपी की साख पर बट्टा लगना अब तय है। देखिए अंशु जी, एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि बीजेपी की साख पर तो बट्टा लग गया है, अब उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। दो तीन चीजें स्पष्ट तौर पर समझिए। आपने राम मंदिर आंदोलन चलाया, आपने राम मंदिर के लिए लाठियां गोलियां खाई, पास का जिक्र अभी आवेश जी ने किया
राम मंदिर और विनय कटियार, कोई बच्चा आपको बता देगा कि क्या उनकी भूमिका थी। विनय कटियार कह रहे हैं कि मैं गया तो मुझसे पास मांगा गया। यहाँ पता नहीं आप किस किस को पास दे रहे हो, और जो व्यक्ति राम मंदिर आंदोलन का चेहरा रहा आपने उनसे पास मांगा। मुझे तो कभी कभी डर लगता है कि अभी कल्याण सिंह जी इस दुनिया में नहीं है, पता लगता है कि कल्याण सिंह वहां जाते तो हो सकता है उनसे भी कहा जाता कि पास लेके आइए। ये अपने एक बड़ी विडंबना है। अब सीधे सीधे ये बीजेपी के एग्जिस्टेंस पर बड़ा सवाल है, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के होने और ना होने पे एक बड़ा सवाल है। अब ये सवाल पार्टी कुर्सी इन सब से अलग हट गया है। हिंदू महासभा से आने वाले गोरखनाथ मठ की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले योगी आदित्यनाथ, उनकी अपनी एक हिंदू युवा वाहिनी है जिसका जिक्र आवेश जी कर रहे हैं। अब इसमें कौन कौन से, मैं तो सीधे स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं कि कोई अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आंदोलन चलाकर किस तरह से राम मंदिर बनेगा, उसका प्रशासनिक व्यवस्था कौन देखेगा, ये तय किया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने। भैया जी जोशी का जिक्र किया उस मीटिंग का आवेश जी ने। भैया जी जोशी और आरएसएस के कई और नेता थे जो लगातार अयोध्या जाते थे। वहां जो कुछ भी तय किया गया, जो कुछ भी ढांचा तय किया गया, मोहन भागवत हो, दत्तात्रेय होसपोले हो, भैया जी जोशी हो, चंपत राय हो, पूरा का पूरा आरएसएस, कोई भी इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी अधिकारी नृपेंद्र मिश्रा तो कह चुके हैं कि भैया वो जो ट्रस्ट था वो बिल्कुल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्टाइल में चलाया जा रहा था। तो आरएसएस को बेनकाब कर दिया उन्होंने खुद ही, विश्व हिंदू परिषद को बेनकाब कर दिया। फिर दूसरा गुट सामने आता है, वो कहता है निर्माण में भी 40% कमीशन लिया जा रहा था। तो आपने नृपेंद्र मिश्रा को बेनकाब कर दिया, आपने प्रधानमंत्री कार्यालय को बेनकाब कर दिया, आपने ज्ञानेश कुमार पे भी सवाल उठा दिए। और चूंकि ये राम मंदिर ट्रस्ट जो बना, ये बनाया गया होम मिनिस्ट्री के नोटिफिकेशन के जरिए, जिसका ऐलान सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक नरेंद्र मोदी ने सदन के अंदर किया था कि इस तरह का बनाया जाएगा, और उसके बाद होम मिनिस्ट्री ने नोटिफाई किया। तो चाहे मोदी हो चाहे अमित शाह हो, अपनी जिम्मेदारी से कैसे बच सकते। जब ये ट्रस्ट बनाया गया, एक कोशिश इस बात की गई थी कि योगी आदित्यनाथ को भी इसमें शामिल कर लिया जाए, लेकिन योगी आदित्यनाथ खास तौर से चंपत राय को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। योगी आदित्यनाथ कई बार लगातार अयोध्या जाते हैं, कई बार चंपत राय उनके कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। मैं जानता हूँ 1-2 कार्यक्रम में तो मैं भी गया जिसमें चंपत राय शामिल नहीं हुए। तो योगी आदित्यनाथ ने उससे दूरी बनाना ही उचित समझा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, योगी आदित्यनाथ भी अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकते। लेकिन चूंकि अब उनको मौका मिला है, एक ही दाव से मोहन भागवत को भी निपटा सकते हैं, एक ही दाव से मोदी शाह को भी निपटा सकते हैं, गुजराती लॉबी का भी बट्टाधार कर सकते हैं। तो अब वो टाइम बाइंग कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पर्दे के पीछे से एक बड़ी बातचीत हो रही है, और वो बड़ी बातचीत क्यों हो रही है, ये भी दर्शकों के लिए जानना बहुत जरूरी है। आज की तारीख में अंशु जी, इस राम मंदिर की एसआईटी रिपोर्ट से ज्यादा जरूरी काम योगी आदित्यनाथ के लिए क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। खबर ये आ रही है कि एसआईटी की टीम रविवार शाम को योगी आदित्यनाथ से मिलना चाह रही थी, शायद वो पहुंच भी गई थी, लेकिन उनको बताया गया कि वो मानसून सत्र चल रहा है विधानसभा का, तो इसलिए उसमें बिजी है। मैं फिर कह रहा हूं, आज की तारीख में एसआईटी से बड़ा क्या हो सकता है। और ये भी सबसे बड़ी बात है कि योगी आदित्यनाथ जानते हैं एसआईटी की रिपोर्ट जिस दिन उनके हाथ में आई, उस दिन से उनका काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे कार्रवाई तो करनी पड़ेगी, चाहे मगरमच्छ पकड़े, चाहे बड़ी मछली पकड़े, चाहे छोटी मछली पकड़े। अब जो रिपोर्ट आ रही है कि एसआईटी ने जो पूछताछ की, भाई जांच का डाटा 7 पेन ड्राइव में लिया गया, 150 संदिग्धों के नाम आए, 25 पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। चंपत राय के करीबी रामशंकर यादव और टिन्नू और अनुकल्प मिश्रा समेत ट्रस्ट के पदाधिकारियों को नामजद करने की बात कही जा रही है। करीब 80 लोगों के खिलाफ मुकदमा कराने की बात की जा रही है। लेकिन क्या उस 80 लोगों में चंपत राय शामिल हैं या नहीं? चंपत राय शामिल होंगे या नहीं? मुख्यमंत्री उस लिस्ट को देखकर क्या उनमें से सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात कहेंगे, या कुछ लोगों का नाम हटाने की बात करेंगे? क्या एसआईटी जो रिपोर्ट लेकर रविवार को पहुंची थी वो रफ रिपोर्ट थी या फाइनल रिपोर्ट थी? मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि प्रशासन कैसे काम करता है उसका ढर्रा मैं बता देता हूं। हो सकता है एसआईटी कुछ रिपोर्ट लेकर पहुंचे 400, 500, 700 पन्नों की, और फिर उसमें से कहा जाए कि कुछ नामों को आप हटाइए। पर्दे के पीछे से बड़ी बात चल रही है, क्योंकि इतना बड़ा महापाप अगर नरेंद्र मोदी के सर पे आ जाएगा तो नरेंद्र मोदी नहीं, उनकी पूरी की पूरी गुजराती लॉबी का इकोसिस्टम हिल जाएगा, और बीजेपी के अंदर फिर कभी अगले आने वाले कई वर्षों तक गुजराती लॉबी हावी नहीं हो पाएगी। मोहन भागवत के साथ समस्या ये है कि ये टेस्ट केस जो है, आपको क्या लगता है दक्षिणा पे फर्क पड़ेगा, चढ़ावे पे फर्क पड़ेगा, राम मंदिर पे? नहीं, इसका फर्क आरएसएस को मिलने वाली गुरु दक्षिणा पर भी पड़ेगा। आरएसएस का अपना जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, वो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर हिल जाएगा, उस पर लोगों का भरोसा हिल जाएगा, और उसके बाद आरएसएस के लिए कई तरह की व्यवहारिक दिक्कतें खड़ी हो जाएगी। इसलिए ये सब आपस में ऊपर ऊपर लड़ रहे हैं, सत्ता पावर की लड़ाई है,
अब उस पैसे की भी लड़ाई है, लेकिन अब सब इस बात पे लड़ रहे हैं कि बड़े लोगों को कम से कम बचा लिया जाए। अब मुझे जो सबसे बड़ी आशंका यही सता रही है कि क्या इन बड़े लोगों को बचाने के लिए सिर्फ छोटी मछलियों को ही निशाना बनाया जी जा सकता है। लेकिन एक बात जी। मैं और बताता हूं, इस बार मामला हाथ से निकल गया है हमसे। अब ये देश जो है वो प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा करने को तैयार नहीं, वो नृपेंद्र मिश्रा पर भरोसा करने को तैयार नहीं, मोहन भागवत दत्तात्रेय होस बोले और चंपत राय पर भरोसा करने को तैयार नहीं। और अगर 72 घंटे के अंदर, रिपोर्ट मिलने के 72 घंटे के अंदर योगी आदित्यनाथ ने कुछ नहीं किया, तो यकीन मानिए कि इस देश का हिंदू समाज योगी आदित्यनाथ पर भी भरोसा करने के लिए तैयार नहीं होगा। और फिर अखिलेश यादव को यूपी का विधानसभा चुनाव जीतने के लिए अमित शाह की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर एक अलग तरह की स्थिति बन जाएगी जब हिंदू खुद सड़कों पर निकलेगा। इस बार जो ये गड़बड़ी हुई है, ये मामूली करप्शन का मामला नहीं है कि आपने किसी से ठेका टेंडर ले लिया, आपने अडानी को फायदा पहुंचा दिया, पेड़ काटे, जमीन काटी, जंगल काटी, हर प्राइवेट कंपनी को आप फायदा पहुंचाते रहे। ये मामला उस कोर इशू से है, उन हिंदुओं से है जो अपने बेटे के नीट में घोटाले से त्रस्त होने के बावजूद ये कह रहा था कि जिताएंगे तो मोदी को, क्योंकि हिंदू खतरे में। अब हिंदू तो जी छोड़िए, हिंदू के भगवान श्री राम को खतरे में डाल दिया इन्होंने, तो अब हिंदू ये सोचेगा कि हमारे बच्चों पे आपने कुठाराघात किया, हम आपके साथ खड़े रहे राम मंदिर के नाम पे, हमारी आपने जेब काट दी, हम आपके साथ खड़े रहे, महंगाई का बम फोड़ते रहे, हम आपके साथ खड़े रहे, सब कुछ अपने दोस्त को अडानी साहब को देते रहे, हम आपके साथ खड़े रहे, पेट्रोल में एथेनॉल की मिलावट कर दी हमने, वो भी झेल लिया, 500 रुपए लीटर पेट्रोल भी लेने को हम तैयार थे, हम सब कुछ आपके सहने के लिए तैयार थे, गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, ये सब कुछ सहने को तैयार थे। लेकिन जिस भगवान राम के लिए सहने को तैयार थे, आपकी पैसे कमाने की जो ललक है वो इतनी ज्यादा बढ़ गई कि आपने उन भगवान राम को भी नहीं छोड़ा। तो अब हमें आपकी जरूरत नहीं है, ये मोदी भी समझ रहे हैं, शाह भी समझ रहे हैं, भागवत भी समझ रहे हैं, दत्तात्रेय होस बोले भी समझ रहे हैं, इसलिए बौखलाहट है। और ये योगी आदित्यनाथ भी समझ रहे हैं, इसलिए वो बहुत फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। ये संघ की राजनीति को तो समझ लीजिए कि आप पूरी तरह से खत्म करने वाला ये वाकया है। संघ इसके बाद अगर ये अपने सही तरीके से निष्पक्ष जांच हो गई ना, तो इसके बाद संघ कभी खड़ा नहीं हो पाएगा अपने पैर पर, ये मान के चलिए। बिल्कुल सही कहा कि बहुत बड़ा ये एक एक्सपोजे है संघ के लिए, मतलब पहली बार है कि इतने बुरी तरीके से संघ बेनकाब होगा। यहाँ बड़ा सवाल ये है आवेश जी आपसे कि जिस तरह से बात हो रही है, क्या ये इनके बीच में कोई बार्गेन चल रहा है, या जिस तरीके से संतोष जी बात कर रहे थे कि अभी तक पूरे 2014 के बाद से लेकर और राम मंदिर बनने तक और बहुत सारे जो इन लोगों ने फैसले किए, उसमें नरेंद्र मोदी एक हिंदू हृदय सम्राट और एक हिंदू चेहरा, हिंदूवादी नेता, हिंदू प्रधानमंत्री, इसी फोकस में रहे। अब उनकी वो छवि टूटती नजर आ रही है। और क्या योगी, जिनको काफी समय तक ये खींचतान चलती रही, अब अगर वो चाहते हैं कि वो अपने आप को इनसे एक बड़ा चेहरा स्थापित करें, तो उनको तो यहाँ बहुत कड़ाई दिखानी पड़ेगी, सीधे हेड ऑन लेना पड़ेगा। तो चल क्या रहा है अंदर? कोई बार्गेन चल रहा है 2027 के लिए, या फिर हम देखेंगे कि योगी आदित्यनाथ कोई बड़ा फैसला लेकर एक बड़े हिंदू चेहरे के, बीजेपी के एक, अगर कहा जाए कि मोदी के एक विकल्प के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर पाएंगे? इतना बड़ा खतरा लेंगे वो? देखिए, आपने पूछा कि चल क्या रहा है, तो एक बात बहुत साफ कर दूं कि ये सांप और सीढ़ी का खेल चल रहा है। और एक बात तय है कि योगी आदित्यनाथ अभी उसी स्थिति में नहीं पहुंचे हैं कि सीधे मोर्चा ले सकें, लेकिन यह भी सच है कि वो दिल्ली के किसी भी प्रेशर को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त न करने का मन बना चुके हैं। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है। अगर मैं कहूं कि योगी आदित्यनाथ की अमित शाह से बातचीत नहीं हो रही है, तो क्या आप मानेंगे इस बात को? एकदम बातचीत पूरी तरह से बंद है। कोई भी एसआईटी को लेकर के आगे क्या करना है, किसी प्रकार की मंत्रणा नहीं हो रही। योगी आदित्यनाथ आरएसएस के साथ कोई संवाद नहीं कर रहे हैं, किसी किस्म का संवाद नहीं कर रहे हैं। अब जो ये संवादहीनता की स्थिति, नहीं तो बड़ा आसान था। ट्रस्ट को भंग करना आपको लगता है क्या कितना मुश्किल था? ट्रस्ट को भंग करके तब तक के लिए, जब तक जांच नहीं हो जाती, जनता को खुश कर देते और हो जाता कि हाँ भाई चलो अब तो ट्रस्ट भी भंग हो गया है,
जब तक जांच नहीं होगी तब तक एक कमेटी जिसमें आईएएस रहेंगे 10 तो वही देखेंगे खाली। ऐसा तो कुछ नहीं किया गया, आप समझ सकते हैं। दरअसल योगी आदित्यनाथ यह सोच चुके हैं, जान चुके हैं कि अब हमको ये रहने नहीं देंगे। अगर हम चुनाव में गए तो भी वो अपनी शर्त पर लाना चाहते हैं उनको, और उसको लाने के लिए वो कुछ करेंगे। वो चाहते हैं कि हमारी शर्त पर ये आ जाएं। और एक बात और भी बता दूं, जो कि एकदम जिसकी सूचना भी मेरे पास है और जिसको लेकर के बातचीत भी लोगों ने की। चंपत राय से अभी 2 महीने पहले योगी आदित्यनाथ की बहुत हॉट टॉक हुई। ये बात कम लोगों को पता है, लेकिन ये सच है कि चंपक राय ने साफ साफ कहा योगी आदित्यनाथ से कि कई मुख्यमंत्री हमारे यहाँ आते हैं, मोदी जी आते हैं, सब आकर के यहाँ पर आप वो करते हैं, आप हमसे इस अंदाज में मत बोलिए। योगी आदित्यनाथ ने ये कहा कि कुछ भी गलत होगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बात लोगों ने बताई, जो कि बीजेपी के भीतर के भी लोग हैं, उन्होंने कहा कि ऐसा हुआ है। जो मंदिर से जुड़े हुए हैं उन्होंने ये बात कही। मैंने क्रॉस चेक किया, पता लगा कि हाँ ये बात बिल्कुल सच है कि चंपत राय और योगी आदित्यनाथ के बीच किसी प्रकार का कन्वर्सेशन नहीं हो रहा है। एक तीसरी चीज जोड़ूंगा इसमें जो बहुत जरूरी है। दरअसल ये अखाड़ों की भी भीतरी लड़ाई और जमीन पर कब्जे की जो चल रही है नीति, उसका भी हिस्सा है क्या? तमाम अखाड़े, मैं तो कई अखाड़ों से मिला और मैं ये अभी कहना वो विषयांतर हो जाएगा, नहीं तो बताता। ऐसी कहानी है कि अब आश्चर्य करेंगे लोग। तमाम अखाड़ों में इस बात को लेकर, जो अखाड़ों के अधिपति लोग हैं, जो उनके महामात्य हैं, जो महंत हैं, वह सोच रहे हैं कि हमको ट्रस्ट में सदस्यता क्यों नहीं मिली, हमको मिल जानी चाहिए। तो उसके लिए, और मेरे पास है कि एक बड़े महंत ने, जो कि योगी आदित्यनाथ और मोदी जी का बहुत नजदीकी है, साफ साफ कहा कि मुझे रखना चाहिए ट्रस्ट में। खुलेआम बोला कि मुझे क्यों नहीं रखते, मैं रखूंगा, मैं होता तो अब तक दूध का दूध पानी का पानी कर दिया होता। ऐसी स्थिति नहीं बनती। जबकि पता लगा कि वो महंत जो है 10 ट्रक रखा है, ट्रक चलवाता है, उसके पास अकूत संपत्ति है। ये तो हाल है अयोध्या का। जाकर देखिए तमाम मठों में कितनी जमीन कब्जा करके रखी गई है, किसने किसने रखी है। दरअसल भगवान राम का एकल मंदिर, जहां मां सीता उनके साथ न खड़ी हो, जहां जल्दबाजी में सब कुछ सिर्फ राजनीतिक रोटी साधने के लिए किया गया हो। बहुत संतोष दुबे मेरे सामने फूट फूट के रोने लगे। वो वीडियो मैंने अलग से रखा है, लगाया नहीं कहीं। वो आंसू पोंछ रहे थे इस स्थिति पर। बहुत सारे लोग, महिलाएं, पुरुष इतने मर्माहत मिले अयोध्या के। आप जाएंगे अयोध्या, देखेंगे तो आपको लगेगा कहाँ। ये कहते नहीं है कि जब आपकी आस्था में मिलावट हो तो ईश्वर भी माफ नहीं करता। अयोध्या को किसी की नजर लग गई है, ये बात बहुत स्पष्ट कहूं। अयोध्या जो है, न जाने किसकी नजर लग गई है वहां पर, और ये दिखता है। अब ये ऐसा नहीं है कि मैं कोई आप लोगों को भावातिरेक करने के लिए कह रहा हूं। आप जाएंगे, खुद महसूस करेंगे इस चीज को। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बनाएंगे, सबसे विशाल मंदिर बनाएंगे, जाकर देखिए वहां पे मिलावट की वजह से ऐसा हुआ। और मुझे पूरा विश्वास है कि जांच के असल दोषी जेल में नहीं जाएंगे। इसमें कोई मुझे संदेह नहीं लगता। उनको हटाया जा सकता है, ट्रस्ट फिर से बन सकता है, लेकिन उनको कोई सजा मिलेगी, कोई बड़े विहित के आरएसएस के लोग जेल में चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। निर्माण कार्य तक में गड़बड़ी की गई है तमाम। आप लोगों को तो पता ही है सब चीजें कि निर्माण तक में अनियमितता बरती गई है। मुझे इस पूरे घटनाक्रम का, इस पर जो भी समानांतर मीडिया या वैकल्पिक मीडिया जो कुछ बातें कर रहा है, हम लोग कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं, उसके अतिरिक्त
सरकार कुछ करेगी इसकी संभावना नहीं के बराबर है। बस ये होगा कि जो शक्ति संतुलन है वो थोड़ा इधर उधर होगा। उस शक्ति संतुलन में ये हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ थोड़ा ऊपर उठ जाए या फिर थोड़ा नीचे चले जाए। अमित शाह जो सोचते हैं कि नंबर 2 है, नंबर 3 पे चले जाए। हो सकता है कि आरएसएस का दबाव बीजेपी पर और बढ़ जाए। हो सकता है कि विहिप जो है पूरी तरह से आरएसएस और बीजेपी से नाराज हो जाए। विहिप के लोग बहिष्कार करने लगे। संतों द्वारा कोई धर्म संसद बुला करके बीजेपी का विरोध किया जाए। तमाम चीजें होनी है। एक चीज जोड़ दूं इसमें कि अखिलेश यादव को सिर्फ राम मंदिर घोटाले के भरोसे कि उसमें कुछ होगा या घोटाले के सहारे वो जीत जाएंगे, ये गलतफहमी दिमाग से निकाल लेनी चाहिए। जी, बहुत बहुत बड़े खुलासे आपने किए आवेश जी। यहाँ पर आपने बताया कि किस तरीके से एक जो संघ का घमंड है और वो बीजेपी के ऊपर है। आपने बताया चंपत राय के द्वारा कि वो कह रहे हैं कि भाई यहाँ तो प्रधानमंत्री से लेकर कई मुख्यमंत्री आते हैं, आप क्या हैं हमारे आगे। तो यानी समझ में आता है कि नागपुर की जो शक्ति है वो कितनी बड़ी है। तो शक्ति संतुलन तो चल रहा है, लेकिन संतोष जी आपसे अंतिम टिप्पणी चाहूंगी। जनता क्या सोचे? जिस तरह से आवेश जी कह रहे हैं कि भाई अयोध्या की जनता तो फूट फूट के रो रही है कि हमारे साथ क्या हुआ। जिन्हें हम हिंदू धर्म का पैरोकार समझते थे, अपना मसीहा समझते थे, वही धोखेबाज दगाबाज निकल गए हैं। हम अपने प्रभु श्री राम को मुंह नहीं दिखा पा रहे हैं। वहां मरघट का सन्नाटा छाया है अयोध्या में। और जिस तरह से आवेश जी ने कहा कि कोई जेल में नहीं जाएगा, सब लीपापोती हो जाएगी। क्या लग रहा है इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा अन्याय राम के नाम पर अयोध्या की जनता, और न सिर्फ अयोध्या की जनता, क्या देश की जनता स्वीकार कर लेगी? इस घोटाले का खुलासा नहीं चाहेगी? जो असल दोषी है वो सामने आए, पकड़ में आए, वो नहीं चाहेंगी? आखिर इतना करोड़ों का पैसा, निर्माण कार्य में घोटाला, इतनी शिलाएं, इतना सब कुछ चला जाना, ये सब ऐसे ही रह जाएगा? अंतिम टिप्पणी आपकी। अंशु जी, बहुत संक्षेप में 2-3 बातें मैं रख दूं। अब ये मामला सिर्फ अयोध्या तक नहीं रह गया। इस देश के करोड़ों हिंदू सोच रहे हैं कि जहां जहां देश के जिस मंदिर में भी भाजपाइयों के पैर पड़े हैं, संघियों के पैर पड़े हैं, क्या वहां सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है या नहीं चल रहा है। दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ लगातार पिछले कुछ महीनों से कोशिश कर रहे हैं कि यूपी के विधानसभा चुनाव से पहले यानी अक्टूबर-नवंबर में, दिवाली के आसपास उनको इस देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए। अब मुझे लग रहा है कि इसको लेकर वो ज्यादा हार्ड बार्गेन कर सकते हैं। लेकिन तीसरी चीज, अगर कोई भी मगरमच्छ तो नहीं जाएगा, मैं जानता हूं, छोटी मछली जाएगी वो मान लीजिए। अगर बड़ी मछली भी जेल के अंदर नहीं गई तो भारतीय जनता पार्टी की विदाई की बेला शुरू हो जाएगी। केंद्र में तो जाएंगे, यूपी में भी जाएंगे वो, और केंद्र में फिर अगले 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी नहीं आएगी, ये आप तय मानकर चल लीजिए। क्योंकि सब लोग, अब चाहे वो हेमंता बिस्वा शर्मा हो, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, चाहे वो बाकी अन्य मुख्यमंत्री हो, ये तमाम लोग बीजेपी से इसलिए जुड़ रहे थे क्योंकि उनको लगता था कि मोदी सत्ता दिला सकते हैं। अब अगर मोदी सत्ता नहीं दिलाएंगे, उनको लगेगा बीजेपी में सत्ता बची नहीं, तो क्यों जोड़ेंगे। वो सब अपने अपने घर को वापस चले जाएंगे। और अभी हमने ब्रिटेन में देखा, आज अभी थोड़ी देर पहले की खबर है, 100 सांसद पार्टी के अपने खिलाफ हो गए, तो प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। आज की तारीख में अगर आप बीजेपी के 240 सांसदों को निष्पक्ष तरीके से बोलने का मौका दे दीजिए, कागज पर लिखने का मौका, तो 150 से ज्यादा सांसद कह देंगे कि अब मोदी के बस की हमें जिताना नहीं है। तो उस तरह की स्थिति आ रही है। कितना कौन बार्गेन कर सकता है, कितना कौन फायदा उठा सकता है, ये तो ये गुट की आपसी लड़ाई पता लगेगी। लेकिन हिंदू फैसला करेगा क्योंकि वो सब कुछ देख रहा है, और भगवान राम तो सजा देंगे ही, क्योंकि आधे अधूरे मंदिर का शिलान्यास नरेंद्र मोदी ने किया था जनवरी 2024 में। कुछ ही महीनों बाद लोकसभा चुनाव में उनको 303 से 240 पर लाकर पटक दिया था। तो कुदरत अपना इंसाफ करती है, प्रकृति अपना इंसाफ करती है। बाकी दर्शक बताए कि उनका इस पर क्या मानना है। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। और बीजेपी के लिए अपनी साख बचाना मुश्किल होगा। जो हिंदू हृदय सम्राट का ये एक मुखौटा पेश करते हैं, या अपने आप को बताते हैं, और जिस तरीके से पूरे एक बहुसंख्यक हिंदू समाज को लेकर चलने की बात करते हैं, और उन्हीं के आराध्य के नाम पर अगर उनको लूटा जा रहा है और उनकी आस्था के नाम पर चला जा रहा है, तो ये तो विश्वासघात है सीधे तौर पर। अब जनता इसको कैसे लेगी, ये आने वाले चुनावों में भी पता चलेगा, और हम राजनीति में भी इसके कई रूप देखेंगे। फिलहाल आप दोनों इस चर्चा में शामिल हुए और इतनी महत्वपूर्ण बातें और विश्लेषण आपने इस पूरे मसले का किया। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।